धातुएं हमारे जीवन की आधारशिला होती हैं और ये ही आगे जाकर एक नए उद्योग का निर्माण करती है। तो बच्चों, हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। मैं दीपक कुशवाहा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातुओं के बाद अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धातु का निष्कर्षण। तो जो धातुएं हमारे पृथ्वी पर यानी भूपर्पटी पर पाई जाती हैं, उनको हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं, हम उनका किस तरीके से प्राप्त करके उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो धातुएं हैं हम उनके निष्कर्षण किस तरीके से करते हैं। तो यदि आप देखोगे कि आप सभी को पता है कि इसके 3 जो टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं आपको, धातु और अधातु। ये तीसरा हमारा जो टॉपिक है। तो इसमें यदि हम देख रहे हैं कि जो धातुओं की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी ओकरेंस ऑफ मैटर, यानी जो धातुएं हैं भूपर्पटी से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो धातुएं हैं उनका उपयोग हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। साथ में अधातुओं का भी हम उपयोग जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इनको उपयोग करते हैं। तो यदि आप देखेंगे कि पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुओं का मुख्य स्रोत होता है, मतलब जो धातुएं होती हैं तो मैक्सिमम हमारे कहाँ पाई जाती हैं, भूपर्पटी पर पाई जाती हैं। यानी भूपर्पटी मतलब क्या होता है, पृथ्वी के निचले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। ध्यान रखना, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले, उसके भूपर्पटी में पाए जाने वाले खनिज एवं तत्व जो होते हैं, इन्हीं तत्वों को हम क्या बोलते हैं बेटा, खनिज बोलते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिजों की कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, इन्हें खनिज अयस्क कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे आप पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पन्ना, और आप सभी को पता है कि पन्ने को हम क्या बोलते हैं, हीरा का खान, हीरा की खान। यानी आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, यानी डायमंड पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हीरे की खान कहते हैं। अब जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होती हैं, जैसे आप देखोगे सिल्वर हो गई, सिल्वर के साथ साथ मान लीजिए आयरन हो गया, तो ये जो है पृथ्वी पर मुक्त रूप से नहीं पाए जाते। इनके साथ साथ कई सारी अशुद्धियां होती हैं, और इन अशुद्धियों के साथ इन्हें हम क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अयस्क हैं, इनसे हम कैसे धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, वो अलग अलग हम विधियों द्वारा करेंगे। दिए गए यौगिक में शुद्ध धातु को प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। मतलब कोई भी अयस्क जो हमने आपको दिया है उससे शुद्ध प्योर मेटल हमें चाहिए। पहले क्या था, मिक्स था, उसमें कुछ अशुद्धियां थी। जब उन अशुद्धियों को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक दिया, तो उससे क्या हुए, हमें प्योर अशुद्ध यानी जो मेटल हमें मिली। ठीक है, कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, जबकि कुछ धातुएं प्राकृत में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखोगे कि कुछ धातुएं जो हैं बिल्कुल वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल प्योर अवस्था में होती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो भूपर्पटी में प्योर अवस्था में नहीं होती हैं, किसी न किसी के साथ साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुएं सबसे कम सक्रिय होती हैं। मतलब क्या होता है कि यदि आप देखोगे कि सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है, देखिए आप देखोगे कि जो पोटेशियम है वो सबसे क्रियाशील है, और जो टाइटेनियम है सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो जब हम नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, बढ़ती है, यानी घटती है। और जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सक्रियता श्रेणी बढ़ती है। तो
तो ही यहाँ पर बोला गया है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुएं सबसे कम सक्रिय होती है, मतलब टाइटेनियम जो है सबसे कम सक्रिय होती है। ठीक है, ये हल्की मेटल भी होती है, यानी जो है ये ज्यादा भारी नहीं होती, हल्की। आपने टाइटेनियम नाम की एक जहाज बनी थी, जो टाइटेनियम जो है बहुत ही, ये मूवी भी बनी है जो कि प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। ठीक है, सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अत्यंत क्रियाशील होती है। आपने अभी पढ़ा था कि जो पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम, जो पोटेशियम होता है इसको हम चाकू से, सोडियम एंड पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं, है ना। वे प्रकृति में कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाए, मतलब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम कभी भी ये बिल्कुल फ्री स्टेट में, बिल्कुल किसी भी अयौगिक से क्या होती है, मुक्त नहीं होती है। ये किसी न किसी के साथ अभिक्रिया करके पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में मध्य स्थित धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, पीबी आदि मध्य सीमित अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, मतलब क्या होते हैं, इनमें बहुत कम क्रियाशीलता होती है, ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सक्रियता श्रेणी में 3 स्टेजेस हो गए, एक अधिक, एक मीडियम और एक बहुत कम। ठीक है, भूपर्पटी में ये धातुएं मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड अथवा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। उपयुक्त सभी धातुओं का निष्कर्षण उनकी प्राकृतिक के आधार पर विभिन्न उपक्रमों द्वारा किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो धातुएं हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मीडियम से क्या करते हैं, इन्हें हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उन्हें हम क्या करते हैं, इनके ऑक्साइड से या सल्फाइड से क्या करते हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग विधियों द्वारा क्या करते हैं, इन्हें हम ऑकरेंस करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि आप देखोगे कि अयस्कों की समृद्धिकरण, जिसको हम बोलते हैं इनहेंसमेंट ऑफ क्या, गैंग, और पृथ्वी पे प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। जब हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी मेटल को पृथ्वी से प्राप्त करते हैं तो उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, यानी अशुद्धियां होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, ऑकरेंस करते हैं, प्राप्त करते हैं। समझ में आया। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क ये अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है, यानी जब हम मेटल को क्या करेंगे, प्राप्त करते हैं तो उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, किससे, उस अयस्क से। ठीक है, अयस्कों में गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वे अयस्क एवं गैंग, है ना, के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित करता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है क्या है, कैल्शियम है। क्या है बेटा, कैल्शियम। लेकिन ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के रूप में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम क्या करते हैं, गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन ये इसको हम अभिक्रिया जैसे ही हम जो है किससे करा देंगे, किससे, H2 से करा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, H2O, और साथ में हमें कैल्शियम मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो अभी क्या है, ये किसके साथ है, कार्बन के साथ है। हमने क्या किया, इसको हीट किया, गर्म किया, तो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम में और ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में। पृथ्वी पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसे सल्फाइड अयस्कों के लिए जो है फेन प्लावन विधि, कम सक्रिय श्रेणी के नीचे धातुओं के निष्कर्षण। मतलब क्या हुआ, फेन प्लावन विधि का मतलब क्या होता है, फेन प्लावन विधि का जैसा आपने देखा होगा, फेन का मतलब जैसे आप दूध गर्म करते, मिल्क को क्या करते, हीट करते हैं, तो जैसे ही यदि इसको गर्म करते हो तो इसमें फेन बनता है, दूध जैसा फेन बनता है ना। जैसे आप देखोगे कि जो दूध है गर्म होता है उस मलाई बन जाती है, ऐसे यहाँ पर ये होता है। तो ये क्या होता है, फेन प्लावन विधि द्वारा, यानी जब हम इसके अयस्कों को गर्म करते हैं तो फेन की तरह उतर आने, यानी बाहर आने लगता है। इस तरीके विधि द्वारा हम क्या करते हैं, इन्हें हम प्राप्त करते हैं, किन्हें, सल्फाइड अयस्कों से। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगला कम सक्रिय। ठीक है, कम सक्रिय धातुओं के निष्कर्षण का मतलब क्या होता है, कम सक्रिय का मतलब होता है जिनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है, मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे मेटल को हम कैसे करेंगे, जैसे सिनेबार, यह मरकरी का एक अयस्क है। ध्यान रखना, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज सिनेबार, तो सिनेबार क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार लगा देना है। सिनेबार क्या होता है, ये किसका अयस्क है,
मरकरी का अयस्क होता है। इसे पहले वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं किया जाता है, फिर गर्म करके मरकरी प्राप्त की जाती है। यानी जो सिनेबार है तो उसको हम सबसे पहले गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्साइड बनेगा, फिर उसको गर्म करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, मरकरी में कन्वर्ट होता है। इसी तरह कॉपर ग्लांस जो होता है, जिससे हम ये क्या होता है, कॉपर का अयस्क होता है। ध्यान रखना, सिनेबार आपको याद रखना है। कॉपर ग्लांस जो होता है किसका अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है। ये वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन इसको जब हम और गर्म कर देते हैं तो ये कॉपर देता है। ठीक है, तत्पश्चात कॉपर ऑक्साइड के गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, कॉपर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यदि हम सिनेबार को हम क्या करते हैं, पहले गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सॉरी किसमें, ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, और उस ऑक्साइड के जब हम और हीट करते हैं तो परिवर्तित हो जाता है किसमें, मरकरी में। इसी तरह से कॉपर, जब कॉपर ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो सॉरी जब हम क्या करते हैं, ग्लास, कॉपर ग्लास को हम जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड को फिर से और गर्म करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉपर और यानी मरकरी और क्या, कॉपर को प्राप्त करते हैं। अगला, यदि मध्य सक्रिय जो धातुएं हैं, जैसे आप देखेंगे आयरन, जिंक, कॉपर आदि धातुएं आती हैं, इनके अयस्क प्रायः सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो मध्य सक्रिय धातुएं होती हैं, इनके ऑक्साइड किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, ध्यान रखना, सल्फाइड या कार्बोनेट। ध्यान रखना, ये भी स्टार आप लगा लेंगे क्योंकि ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें पहले धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, क्योंकि ऑक्साइडों द्वारा धातु प्राप्त करना अत्यधिक सुगम। पहले हम इसको क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, उसके बाद सल्फाइड अयस्कों को भर्जन एवं कार्बोनेट अयस्कों को निस्थापन द्वारा प्राप्त किया। ध्यान रखना, यहाँ पर जो है ये दो प्रोसेस है जहां पर धातु निष्कर्षण किया जाता है। पहला है बेटा भर्जन। अब ये जो भर्जन होता है, इससे हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्कों को हम क्या कर देते हैं, प्राप्त करते हैं। सल्फाइड अयस्कों से हम क्या करते हैं, भर्जन द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, मेटल प्राप्त करते हैं। इसी तरह से कार्बोनेट के जो अयस्क होते हैं, उनको हम निस्थापन द्वारा क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, परिवर्तित किया जाता है। प्राप्त धातु ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, उचित ऑक्साइड है ना, रिडक्टिंग एजेंट के द्वारा अपचयित करके धातु क्या करते हैं बेटा, प्राप्त करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो सल्फाइड अयस्क को हम किसके द्वारा, भर्जन के द्वारा, और जो कार्बोनेट होते हैं उनको हम निस्थापन के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगला है बेटा भर्जन। व्हाट इज भर्जन? आपको देखो, अभी वहां पर आपने भर्जन पढ़ा है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भर्जन किसे कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जो आसानी से अपचयित होकर धातु को स्वतंत्र रूप से देता है। मतलब भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर धातु ऑक्साइड को गर्म करके धातु प्राप्त किया जाता है, उसे भर्जन कहा जाता है। क्या बोला मैंने बेटा, कि वह प्रक्रिया जहां पर धातु ऑक्साइड को गर्म करके धातु को प्राप्त किया जाता है, उसे भर्जन कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं चीजें समझ में आ गई कि नहीं? जैसे जिंक ब्लेंडिंग अयस्क में जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है, जबकि सांद्रित जिंक ब्लेंड अयस्क में जो होता है जिंक सल्फाइड होता है। को वायु में भर्जित यदि हम करते हैं तो हमें ऑक्सीकृत होकर क्या करता है, जिंक ऑक्साइड देता है, और जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगला इसी तरह निस्तापन क्या होता है, ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है कि निस्तापन किसे कहते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर, है ना, के नमी अथवा वाष्पीकृत अशुद्धियों को अलग करते हैं। मतलब क्या हो बेटा, ध्यान रखना, भर्जन में आपने देखा कि जो अयस्क है उसको गर्म करके हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है निस्तापन क्या है, इसे हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें क्या मिलता है, धातु मिलती है। इसके थ्रू किसको हम कौन कौन सी धातु प्राप्त करते हैं, तो इसमें कैलामाइन अयस्क के द्वारा हम क्या करते हैं, कार्बोनेट होता है, जिस पर सांद्रित कैलामाइन अयस्क का निस्तापन किया जाता है, वह विघटित होकर क्या करता है, ऑक्साइड बना देता है। जिंक का है ना ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अयस्कों के साथ अपचयित, है ना, इस प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, जिंक मिलता है।
ठीक है। प्रक्रियाओं में धातु ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए विस्थापन अभिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ओके, आप देखोगे कि इन किन धातुओं को प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। यानी जो निस्तापन है, निस्तापन द्वारा जो है हम किन धातुओं को प्राप्त कर जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, सोडियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। अगला है अत्यंत सक्रिय श्रेणी, यानी जो सबसे ज्यादा क्रियाशील मेटल्स होती हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल्स होती हैं, हम उनको कैसे प्राप्त करें? तो देखिए, धातुओं के निष्कर्षण है ना, इस प्रकार से धात्विक यौगिकों को कार्बन अथवा अन्य अपचायकों द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें उपस्थित धातुओं का ऑक्सीजन के प्रति कार्बन अत्यंत मतलब क्या हुआ कि जो ये धातुएं होती हैं इनको हम जो है आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ना तो इनको हम क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। यदि हम इसको बेटा गर्म करेंगे तो ये क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे, यानी ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए इस प्रकार के धातु का विद्युत अपघटन विधि द्वारा अपचयित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विद्युत अपघटन कैसे होता है, जरा देखें। विद्युत अपघटन क्या होता है कि इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, इसमें जो है एक सोल्यूशन होता है और इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? तो विद्युत अपघटन द्वारा जैसे सोडियम एंड मैग्नीशियम को हम क्या करते थे, विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, सोडियम एंड मैग्नीशियम को हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा। समझ में आया कि नहीं है? तो जो सोडियम और मैग्नीशियम होता है, ये क्या होते हैं, किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा क्या है, धातुओं का शोधन यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ध्यान रखना, अभी तक आपने ये देखा कि जो मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, हम उनको कैसे अक्रेंस करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम धातुओं को प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग कैसे, छानते कैसे, है ना? तो रिफाइनिंग के अलग अलग मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, धातुओं को प्राप्त करते हैं। बेटा जैसे देखेंगे, अपचयन के पश्चात धातुओं का शुद्धिकरण करके शुद्ध धातु प्राप्त करना धातु शोधन विधियों द्वारा किया जाता है, परंतु विद्युत अपघटनीय शोधन सबसे अधिक प्रयोग किया, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन होता है वो सबसे ज्यादा जो है क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यानी जैसे यदि आप देखोगे, ये यहां पर यदि आप देखोगे तो मान लीजिए क्या होता है, जिंक कॉपर है, मान लीजिए CuSO4 है। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा, CuSO4 है। अब यहां पर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, अब इसमें हमने क्या लगाया, कैथोड लगाया और एनोड लगाया, और इसमें हमने क्या किया, सेल के थ्रू हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दिया। जैसे ही हम इस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट जो है ये ब्रेक होकर कैल्शियम एंड SO4 सल्फेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो कैल्शियम जो होता है ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है नेगेटिव चार्ज, और ये एक दूसरे की तरफ, यानी ये जो है नेगेटिव चार्ज की ओर यानी कैथोड की ओर चलना प्रारंभ होगा। ठीक है, और सल्फेट जो होता है एनोड की ओर ये क्या करता है, मूवमेंट करने लगता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। विद्युत अपघटनीय शोधन, इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन किन किन धातुओं का किया जाता है, तो ध्यान रखना, कॉपर, जिंक, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड आदि का जो है किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है। इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, विधि है ना। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड निर्मित करते हैं तथा शुद्ध धातु जो है पतली पट्टी के कैथोड बनाते हैं। ठीक है, धातु लवण विलयन को विद्युत अपघटन की भांति उपयोग करते हैं। धातु लवण विलयन का मतलब वही कॉपर सल्फेट विलयन है, आयरन सल्फेट हो सकता है। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु विद्युत अपघटन में क्या हो जाती है, घुल जाती है। यानी जो आप देखोगे यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर मेटल जो होती है किस पे, कैथोड और एनोड, एनोड ये कैथोड पर चला जाएगा तो ये किस पे आ जाएगा, एनोड पर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये क्या होता है, जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, एक लेयर का फॉर्मेशन, यानी मेटल के लेयर का फॉर्मेशन, परत का निर्माण हो जाता है। वही परत जो होते हैं आगे हमें क्या होता है, हम उसको
सेपरेट कर लेते हैं और हमें क्या होगा, मेटल प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगला यदि देखोगे, जैसे ये कौन सी मेटल है, आपको पता है ये लोहा है। अब लोहा जो है, आयरन का ये क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। ठीक है। अब ये आयरन जो है ये किससे, नमी से क्रिया कर लेता है, नमी से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और नमी से क्रिया करके अपनी सतह पर ये ब्राउन देख रहे हो, ब्राउन यानी भूरी रंग की परत निर्माण करता है, भूरी रंग की परत का निर्माण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं या रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। समझ में आया बच्चा? ठीक है, इन्हीं चीजें समझ में आया। अब मिश्र धातु द्विकरण, मतलब हम जो है धातुओं को कैसे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो देखें, क्रोमियम और निकेल के साथ लोहे की मिश्र धातु बनाकर जंग रोधी इस्पात होता है। मतलब क्या होता है कि जब हम दो से अधिक धातुओं को मिला देते हैं, यदि हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को मिला देते हैं, तो ये क्या मिल जाता है, मिश्रण का तैयार हो जाता है। ठीक है। और जब ये मिश्रण हो जाता है तो ये क्या होता है, जंग रोधी हो जाता है, जिससे क्या होता है, उस मेटल पर, उस धातु पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है। ठीक है। खाना पकाने के बर्तनों में कुछ है ना, चाकुओं, कैंचियों और शल्य उपकरणों इत्यादि में जंग रोधी इस्पात को बनाया जाता है। मतलब इनमें ऐसा बनाया जाता है कि जिनमें जंग न लगे। मान लीजिए पता चला तुम ऑपरेशन कर रहे हो और जिस ऑपरेशन जो नीडल उसमें यूज कर रहे हो उसमें जंग लगा हुआ है, अब तो उसको टिटनेस हो सकता है ना, तो जो बीमारी तुम ठीक कर रहे हो और ठीक नहीं होगी, क्योंकि दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। इस तरीके से जो इनके उपकरण होते हैं ऐसे बनाए जाते हैं कि उस पर किसी तरह की रस्ट की प्रोसेस ना हो। ठीक है, जिससे उन पर जंग बिल्कुल नहीं लगने। रंगाई, पेंटिंग लोहे को जंग लगने जैसे आपने से रोकने की सबसे अधिक सामान्य विधि है। आप नॉर्मली अभी देख रहे हो दिवाली पर सीजन चल रहा, आप गेटों को अपनी घरों में पुताई, है ना, पुताई के साथ साथ पेंटिंग जो हो प्रोसेस कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके घरों में जो लगे हुए गेट और खिड़कियां हैं वो किसके बने हैं, लोहे के बने होंगे, और उन्हें बचाने के लिए आप क्या करते हो, उस पर पेंट करते हो। ठीक है, इन्हीं चीजें समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। जब लोहे की वस्तुओं की सतह पर पेंट की परत चढ़ाई जाते हैं तो वह वायु और नमी, है ना, की वस्तु के साथ संपर्क में नहीं आता है। मतलब उस पर किसी तरह का कांटेक्ट नहीं होता, किससे, ना तो वायु से ना तो नमी से। इस कारण जंग जो है उस पर लगना है। ग्रीस अथवा तेल हम क्या करते हैं, कभी कभी उस पर हम क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं। जैसे आप देखे होंगे रेलवे की पटरियां जो होती हैं उनमें पेंटिंग के साथ साथ उसमें क्या किया जाता है, बीच बीच में ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है। क्यों करते हैं, जिससे उसमें मूर्छा न लगे, जंग न लगे, और वो क्या रहे, प्रोटेक्टिव रहे, बचा रहे। ठीक है। उनके संपर्क में वायु और नमी आ जाती है, परिणाम स्वरूप जंग लगने। यदि उनके साथ में क्या आ जाता है, वायु आ जाता है, नमी आ जाती है, तो क्या होता है, जंग लगता है। इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं? अगला क्या है, धातु एलॉय। एलॉय क्या है, दो या दो से अधिक धातुएं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब हम दो या दो से अधिक मेटल को एक साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो वो जो मिलकर बनने वाला जो तत्व है, उस तत्व को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलॉय कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलॉय कहते हैं। मिश्रित धातुओं का निर्माण कुछ विशिष्ट गुण जैसे प्रबलता, है ना, उच्च तनन, है ना, संक्षार रोधी आदि उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी धातु को क्यों मिश्रित करोगे यानी किसी दूसरी मेटल को क्यों, एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ क्यों बनाओगे, तो इसलिए करते हैं जिससे क्या है कि जो मेटल है, धातु है, हम उसको नमी से या कि अदर चीजों से हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, जिससे हमारा लॉस ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। अब जैसे यदि आप देखोगे कि जो हमारे पास मिश्र धातुएं हैं तो उनमें हम कौन कौन से बर्तन किस तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे यदि आप देखोगे कि जो पीतल है, आपको पता होगा
है ना। तो पीतल में हम जो है कॉपर और जिंक, कॉपर जो है 60 से 80% होता है और जिंक जो होता है 40 से 20% होता है। इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, पीतल बनाते हैं, जिसका आप देखो घरेलू बर्तन तार निर्माण में जो है किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जर्मन सिल्वर, जो सिल्वर के आप बर्तन यूज करते हो, है ना, उसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल मिला के हम करते हैं बर्तन बनाने में और मूर्तियां बनाने में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आप सभी के घरों में सिल्वर के बर्तन यूज होते हैं, जैसे कुकर आपने देखा होगा जिसमें आप बनाते हो, है ना, डेचकी जो होती है, तो उसको बनाने में जो है हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, सिल्वर का उपयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अगला गन मेटल, कॉपर, जिंक, है ना, और टिन जो होता है बंदूकों तथा मशीनों के निर्माण। गन मेटल जो होता है, गन को बनाने में जो उपयोग होती है उन्हें हम गन मेटल बोलते हैं, है ना। इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर का होता है, जिंक का होता है और एसएन यानी जिसको हम बोलते हैं टिन का होता है। इन सभी के जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, गन मेटल बनता है और इस गन मेटल का उपयोग हम जो है बंदूक बनाने में और मशीनों के निर्माण में उपयोग करते हैं। अगला मिनरल मेटल, मिनरल मेटल में जो होता है क्या होता है, कॉपर होता है, निकेल होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है। इनको जब हम मिलाकर बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिनरल मेटल मिलता है और इसका उपयोग जो है इंजन के पुर्जे के निर्माण में किया जाता है। यानी आप देखेंगे कि जो ट्रेन के इंजन होते हैं और जो एरोप्लेन के जो इंजन होते हैं उनकी जो नट बोल्ट हैं उनको बनाने में क्या किया जाता है, इनका उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों, जैसे आप नॉर्मली देखे होंगे कि हमारे कई सारे उपकरण होते हैं जिनके नट बोल्ट जो है लोहे के बने होते हैं। अब देखते हुए लोहे में जब रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है, तो नट जो है खुलता नहीं, और जब खुलता नहीं है तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें उसे काटना पड़ता है। तो काटने की वजह से हमें कोई लॉस हो सकता है ना, नुकसान हो जाता है। तो उसी नुकसान से बचाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ ज्यादा ऐसी मेटल से जो है नट बोल्ट बनाए जाते हैं जिसमें उस पर किसी तरह का रस्टिंग की प्रोसेस ना हो, है ना, जिससे हमें वो मशीन जो है प्रोटेक्ट रहेगी, बची रहेगी। अगला जो है कांसा, कांसा जो है कैसे, कॉपर और है ना टिन का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कांसा बनाते हैं। जैसे कांसे के बर्तन, मूर्तियां, मशीन के निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐसी कुछ कई सारी कांसे की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, है ना, ऐसा लगता है कि पीतल की मूर्तियां हैं तो कांसा यूज किया जाता है। तो जो कांसा के उपयोग किया जाता है तो मूर्तियां बनाने में, बर्तन बनाने में उपयोग की जाती है, क्योंकि ये भी क्या होता है, रस्टिंग से बचाता है। समझ में आया कि नहीं है। अगला, इन धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करके पुनः ठंडा करने से प्राप्त किया जाए। जो धातुएं हैं इनको क्या है, गलित, गलित का मतलब क्या होता है, इनको सबसे पहले गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। जब हीट करके हम इसको क्या करते हैं, किसी भी सांचे में, जो सांचा होता है इसमें हम क्या करते हैं, इनको ढालते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि इन धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित कर, है ना, मिश्रित करके पुनः ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः इनका गलनांक एवं विद्युत चालकता शुद्ध धातुओं से कम होता है। मतलब इनको हम कम टेम्परेचर पर भी क्या कर सकते हैं, यानी मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। जैसे कांसा, कॉपर, है ना, और टिन का क्या होता है, मिश्रण होता है। इनमें विद्युत चालकता कॉपर से काफी कम होती है। मिश्र धातुओं में यदि एक विद्युत, है ना, एक घटक मरकरी होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अमलगम कह जाते हैं। ध्यान रखना, इसे अमलगम भी को याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, मिश्र धातुओं में यदि एक घटक मरकरी हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस मरकरी, सोडियम प्लस मरकरी के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, अमलगम कहते हैं। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो अमलगम में यदि आप देखेंगे कि अमलगम में क्या होता है, तो आप देखेंगे कि अमलगम क्या है, तो जब दो ऐसी धातुएं होती हैं जिसमें क्या होता है, मरकरी होता है, मरकरी के साथ जो है दूसरा मेटल यदि मिक्स होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमलगम कहते हैं। जैसे यदि आप देख रहे हैं सोडियम एंड मरकरी, सोडियम एंड मरकरी का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, अमलगम कहलाता है। ये जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, इन्हीं चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई। तो आपने ये देखा कि हम जो धातुएं होती हैं उनको हम कैसे पृथ्वी से यानी भूपर्पटी से प्राप्त कर सकते हैं, और उनके द्वारा हम उनको अलग अलग उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हम कैसे उन्हें अलग अलग विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है। तो बेटा ये था हमारा जो टॉपिक जिसका नाम था धातुओं का निष्कर्षण
इसके पहले आपने देखा होगा धातु एवं अधातुएं। यदि आपने धातु और अधातु की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आज ही जाकर धातु और अधातु की वीडियो देखें और अपना राय अवश्य दें। यदि आप चाहते हो कि हम और बेहतर तरीके से कंटेंट क्रिएट करें और बताएं, आपको सही तरीके से बताएं, तो आप वीडियो को अवश्य देखें और अपनी राय जरूर दें। तो बच्चों, धातुएं जो होती हैं, धातुएं एवं अधातुएं हमारे जीवन की आधारशिला होती हैं। ये हमारे उद्योगों के साथ साथ हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए आज ही फ्यूक्यो एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।